हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माई अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज के इस पॉलिटी सीरीज 5 में हम देखेंगे राष्ट्रपति की कार्य एवं शक्ति पार्ट 2। इसके पिछले लेक्चर में हमने देखा था राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति के बारे में, जिसमें हम लोगों ने 1 बाय 1 उसमें सेपरेट पढ़ा था उसके बारे में कि कार्यकारी शक्ति में राष्ट्रपति किन किन पदाधिकारियों की नियुक्ति करते थे, विधायिका में संसद का सत्र आहूत करना, विघटन करना, संयुक्त बैठक का प्रावधान, अध्यादेश का प्रावधान, ये सब हम लोगों ने विधायी शक्ति में देखा था। और वित्तीय शक्ति में राष्ट्रपति का बजट पारित करने का सब अधिकार हम लोगों ने देखा था। इस लेक्चर में हम राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति और राज्य विधायिका संबंधी राष्ट्रपति के अधिकार को हम देखेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति जो है यहाँ पे कि संसद की अनुमति से युद्ध की घोषणा या समाप्ति की घोषणा करता है। ठीक है, भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, जल थल वायु सेनाओं के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। अब एक सीडीएस बन गया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति में है। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह से ही करते हैं। ठीक है, ये इसका प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में ऐसा प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति जो है कोई भी कार्य प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह से ही करेंगे। 1971 का एक यूएन राव मामला था जिसमें यह जजमेंट आया था। मूल संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि राष्ट्रपति जो है कि कोई निश्चित प्रावधान नहीं था कि राष्ट्रपति कोई भी कार्य प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह से ही करेंगे। ठीक है, जो भी दोस्त मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, देख लेंगे वहां से। ठीक है, तो फिर राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा जो ये नियुक्ति की जा रही है तो एक कॉलेजियम पद्धति होता है। उच्चतम न्यायालय के लिए 5 जजों की बेंच बैठती है, जिसमें 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, 1 मुख्य न्यायाधीश होंगे। इनके द्वारा जिन जजों की नाम की सूची राष्ट्रपति को दी जाएगी, राष्ट्रपति उन जजों की नियुक्ति करेंगे। फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए जो कॉलेजियम होता है उसमें 3 जज होते हैं, 1 मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश। इनके द्वारा जिन नामों की सूची राष्ट्रपति को दी जाएगी, राष्ट्रपति उनको जजों के उच्च न्यायालय के जज के रूप में नियुक्त करेंगे। फिर विधिक सलाह ले सकते हैं राष्ट्रपति, किसी भी मामले में सलाह लेने का अधिकार उनको है। 143 में यह प्रावधान किया गया है और उस सलाह को मानने की बाध्यता राष्ट्रपति के पास नहीं है। राष्ट्रपति सलाह लेंगे लेकिन सलाह मानने की बाध्यता राष्ट्रपति की नहीं है। फिर हम देखेंगे अनुच्छेद 72, जिसमें राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति है। अगर कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी न्यायालय द्वारा दंडित है या सैन्य न्यायालय द्वारा भी अगर दंडित है, ठीक है, तो राष्ट्रपति को ये 5 अधिकार दिए गए हैं, जैसे लघुकरण हुआ, परिहार हुआ, विराम हुआ, प्रविलंबन, क्षमा। लघुकरण में है कि दंड की प्रकृति को ही बदल सकते हैं राष्ट्रपति। अगर किसी को कठोर कारावास हुआ है तो उसको साधारण कारावास में बदल सकते हैं। परिहार के तहत दंड की मात्रा को बदल सकते हैं राष्ट्रपति। अगर किसी को 20 साल तक की सजा है तो उसको क्या करेंगे, उसकी प्रकृति बदले बिना, जैसे 20 साल की कठोर कारावास है तो 5 साल का कठोर कारावास में बदल देते हैं। मात्रा चेंज होता है, प्रकृति सेम रहेगा। फिर विराम में क्या है कि विशेष परिस्थिति हो जाती है। अगर कोई महिला गर्भवती महिला है और उसे मृत्यु दंड दिया गया है तो उसे साधारण कारावास में बदल दिया जाएगा, यानी उसका जान को बख्श दिया जाएगा, तो विराम लगा देना। फिर प्रविलंबन में है टालने की प्रक्रिया, किसी भी सजा को क्या कर निलंबित कर देना कुछ समय के लिए, तो ये राष्ट्रपति प्रविलंबन के तहत करते हैं। और नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट क्षमादान, जो सिर्फ राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। भारत में एक ही व्यक्ति जो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है, क्षमादान की शक्ति, पूर्णतः माफ कर देना, ऐसा कि वो व्यक्ति कभी दंड किया ही ना हो, तो ये शक्ति है क्षमादान के तहत। अब यहाँ पे हम दोस्तों देखेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल में क्या अंतर है। यहाँ पे अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को भी अधिकार है, अगर कोई व्यक्ति राज्य विधि संबंधित मामलों का उल्लंघन करता है तो उसे क्षमा करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। तो राज्यपाल के पास लघुकरण का अधिकार है, परिहार का अधिकार है, विराम का अधिकार है, प्रविलंबन का अधिकार है, लेकिन क्षमा का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। राज्यपाल के पास क्षमा करने का अधिकार नहीं है, राज्यपाल के पास क्षमा का करने का अधिकार नहीं है। और राज्यपाल राज्य विधि संबंधित मामलों में जो दोषी व्यक्ति हैं उसी को 4 मामलों के तहत प्रकृति बदल सकते हैं, मात्रा बदल सकते हैं और विशेष परिस्थिति में और प्रविलंबन कर सकते हैं, क्षमा नहीं कर सकते हैं राज्यपाल। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राज्यपाल और राष्ट्रपति में यहाँ पे अंतर, इसी तरह से जोड़ के हमको पढ़ना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपातकालीन शक्ति, जो विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति के द्वारा जो शक्ति का प्रयोग किया जाता है, आपातकालीन शक्ति। जैसे
अगर युद्ध की स्थिति बनी हुई है या कोई बाह्य आक्रमण हुआ या सशस्त्र विद्रोह किया गया, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। संसद के लिखित सलाह पर, लिखित सूचना पर राष्ट्रपति क्या करेंगे, मंत्रिमंडल द्वारा जो लिखित सूचना दिया जाएगा तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करेंगे अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत तो मूल संविधान में, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मूल संविधान में यह प्रावधान किया गया था बाह्य आक्रमण, युद्ध और आंतरिक अशांति। ठीक है, मूल संविधान में क्या प्रावधान किया गया था, बाह्य आक्रमण, युद्ध और आंतरिक अशांति के आधार। जैसे राष्ट्रीय आपात अभी 3 बार लगाया जा चुका है। एक बार भारत चीन युद्ध हुआ, एक भारत पाक युद्ध के समय, और 1975 में आंतरिक अशांति वाले मामले में। फिर इस आंतरिक अशांति को बदल दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो होता है, 1978 मोरारजी देसाई के टाइम, तो उस समय इस आंतरिक अशांति को बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। आंतरिक अशांति को बदल के क्या कर दिया गया दोस्तों, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, तो अभी वर्तमान में सशस्त्र विद्रोह है। तो ये है, तो यहाँ पे हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को डिफरेंस वाइज देखते जाएंगे कि जैसे राष्ट्रीय आपात लागू किया जाएगा विदेश में बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह करने के समय। राष्ट्रपति शासन कब होगा, जब किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है या कोई भी राज्य संविधान के नियमों के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है, तो राज्यपाल अगर प्रतिवेदन देंगे या राज्यपाल के प्रतिवेदन के बिना ही अगर राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, तो राष्ट्रपति घोषणा करेंगे किसकी, राष्ट्रपति शासन की। किसकी घोषणा करेंगे, राष्ट्रपति शासन की, और किसके सलाह पर, मंत्रिमंडल के सलाह पर। ठीक है, फिर हम देखेंगे वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा कब लगाया जाएगा, जब वित्तीय स्थिरता की कमी हो, यानी वित्तीय स्थिरता नहीं प्राप्त हो रही देश में, अस्थिरता बनी हुई है, वित्तीय अस्थिरता बनी हुई है या वित्तीय साख संकट में है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात। फिर देखेंगे कि मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा, मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति शासन, मंत्रिमंडल के सलाह पर वित्तीय आपातकाल लगाया जाएगा। फिर देखेंगे कि राष्ट्रीय आपात जो है 1 माह तक, प्रथम बार हम 1 माह तक ही उसे लागू करेंगे। उस 1 माह के अंदर उसे क्या करना होगा, संसद के दोनों सदनों से उसे अनुमोदित करना होगा, इसे विशेष बहुमत से। ठीक, इससे विशेष बहुमत से, तो 6 माह तक एक्सटेंड करके हम इसे अनिश्चित काल तक लगा सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल को हम अनिश्चित काल तक लगा सकते हैं। शुरू में 1 माह, उसमें 1 माह के अंदर संसद में विशेष बहुमत से पारित करके उसे अनिश्चित काल तक एक्सटेंड किया जा सकता है 6 माह के बाद। ठीक है, और इसमें देखेंगे राष्ट्रपति शासन में कि उसे 2 माह, प्रथम बार कब, कितने बार लगाया जाएगा, 2 माह तक। 2 माह के अंदर उसे संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत द्वारा पारित करके उसे एक्सटेंड किया जा सकता है मैक्सिमम 3 साल तक। ये राष्ट्रपति शासन अनिश्चित काल तक नहीं है, मैक्सिमम 3 साल तक ही। उसमें भी एक कंडीशन है कि अगर 1 साल तक अगर राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू है, ठीक है, तो उसके बाद फिर उसको कब, कैसे, किस परिस्थिति में आगे बढ़ा सकते हैं, कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं 1 साल के बाद। 1 साल के बाद राष्ट्रपति शासन को अगर आगे बढ़ाना है, एक्सटेंड करना है, तो 2 परिस्थितियां हैं। एक परिस्थिति ये हो कि अगर उस राज्य के किसी क्षेत्र में या पूरे राज्य में राष्ट्रीय आपात लगा हो, या उस क्षेत्र में चुनाव कराना मुश्किल हो चुका हो और यह बात निर्वाचन आयोग द्वारा कह दी जाती है। ठीक है, निर्वाचन आयोग द्वारा कहा जाता है कि वहाँ पे संवैधानिक तंत्र विफल है, वहाँ पे चुनाव कराना संभव नहीं है, तो इस 2 परिस्थितियों में, इन 2 परिस्थितियों में फिर इसको 3 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है। 1 साल के बाद भी राष्ट्रपति शासन को एक्सटेंड किया जा सकता है। फिर देखेंगे वित्तीय आपातकाल, तो 2 माह में, शुरू में हम 2 माह तक ही लगाएंगे, फिर संसद के दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से पारित करके इसे अनिश्चित काल तक लागू किया जा सकता है, अनिश्चित काल तक। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे राष्ट्रीय आपात तो 3 बार लागू हो चुका है। राष्ट्रपति शासन देखेंगे तो पहली बार 1951 में पंजाब में लागू किया गया था। बिहार में अभी तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। तो बिहार में सबसे अधिक समय के लिए राबड़ी देवी के समय जब मुख्यमंत्री थी, तो भुट्टा सिंह जब राज्यपाल थे, तो उस समय लगा था राष्ट्रपति शासन 262 दिनों का। सबसे कम समय तक बिहार में लालू यादव के समय लगा है, जो 7 दिनों का राष्ट्रपति शासन था। उसके बाद सबसे अधिक बार भोला पासवान शास्त्री जो
मुख्यमंत्री थे, तो उनके समय सर्वाधिक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो बिहार में कितनी बार है? 8 बार। बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बिहार में 8 बार। ठीक है। और वित्तीय आपातकाल अभी तक कभी नहीं लगा गया है, कभी नहीं, अभी इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी है वित्तीय आपातकाल लगाने की। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि अब मौलिक अधिकार से संबंधित बातें देखेंगे। राष्ट्रीय आपात में क्या मौलिक अधिकार हमारे पास रहता है, नागरिकों से मौलिक अधिकार छीन लिया जाता है। राष्ट्रपति शासन अगर लागू होता है तो नागरिकों के पास मौलिक अधिकार रहता है या छीना जाता है, तो देखेंगे हम। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय आपात में, राष्ट्रीय आपातकाल जब अगर बाह्य आक्रमण या युद्ध होने के कारण अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है, तो उस परिस्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के बाकी जितने मौलिक अधिकार हैं वो सभी नागरिकों से छीन लिए जाते हैं। अनुच्छेद 20 और 21। तो दोस्तों मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान में जो 22 भाग हैं, उसमें जो तीसरा भाग है, तीसरा भाग जो है उसमें मौलिक अधिकार है। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स है भाग 3 में, जिसमें अनुच्छेद है 12 से 33, आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, जिसमें हम देखेंगे कि अनुच्छेद 20 और 21 जो है, अनुच्छेद 20 और 21 है, ये कभी नागरिकों से नहीं छीना जाएगा। ठीक है। तो अनुच्छेद 20 और 21 के बाद जो रेस्ट जो बचा हुआ मौलिक अधिकार है उसे भी वापस मतलब नागरिकों से छीन लिया जाएगा। अगर बाह्य आक्रमण और युद्ध की घोषणा होती है तो छीना जा सकता है, इसकी घोषणा किया जाएगा। ये नहीं कि ऐसा प्रावधान है, छीना जा सकता है, लेकिन 20 और 21 को नागरिकों से कोई नहीं छीन सकता। फिर अगर देखेंगे कि आंतरिक अशांति के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपात लगता है, आंतरिक अशांति के आधार पे जो आंतरिक अशांति को बदल दिया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है, तो सशस्त्र विद्रोह के अगर आधार पे आंतरिक अशांति को 1978 में हटा दिया गया, तो इसे हम हटा देते हैं। सशस्त्र विद्रोह के द्वारा अगर लगता है आपातकाल, तो अनुच्छेद 19, 20 और 21 तीनों अधिकार नागरिकों से छीन लिए जाएंगे। ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया राष्ट्रीय आपात में मौलिक अधिकारों संबंधित प्रावधान। ठीक है। अब देखेंगे हम राष्ट्रपति शासन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नागरिकों के पास मौलिक अधिकार रहेंगे, सभी मौलिक अधिकार उनके पास रहेंगे। और यहाँ पे वित्तीय आपातकाल में भी नागरिकों के पास सभी मौलिक अधिकार प्राप्त रहेंगे। ठीक है। कोई प्रभाव नहीं, लेकिन सिर्फ प्रभाव पड़ता है राष्ट्रीय आपातकाल के समय। फिर अगर इसे वापस लेना है राष्ट्रीय आपातकाल को, तो लोकसभा से साधारण बहुमत से समाप्ति किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति स्वयं वापस ले सकते हैं, कभी भी वापस ले सकते हैं। वित्तीय आपातकाल को भी राष्ट्रपति स्वयं कभी भी वापस ले सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रपति के राज्य विधायिका संबंधित अधिकार। इसमें देखेंगे कि अगर कोई विधेयक राज्य विधायिका में कोई भी विधेयक पारित होकर अगर राज्यपाल के पास जाता है, तो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को अधिकार है कि या तो उस विधेयक को स्वीकृत कर दे या उस पर अपनी स्वीकृति को संरक्षित कर ले, रख ले, संरक्षित रूप से उस विधेयक को अपने पास रख ले, या उसे पुनः विचार के लिए वापस विधायिका को भेज दे, या क्या करें कि उसे राष्ट्रपति के पास भेज दें। ठीक है। तो अगर राज्यपाल द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, यानी राज्य विधायिका संबंधित कोई विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति या तो उस विधेयक को स्वीकृति दे देंगे, ठीक है, या उस पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख लेंगे, या उसे पुनः विचार के लिए वापस राज्यपाल के पास भेजे, राज्यपाल फिर उसे विधानमंडल भेजेंगे। ठीक है। अगर विधानमंडल द्वारा उस विधेयक को उसमें सुधार किए बिना या सुधार करके अगर भेजा जाता है वापस राज्यपाल के थ्रू राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति के पास ऐसी बाध्यता नहीं होती है यहाँ पे राज्य विधायिका संबंधित विधेयक में कि उस पर वो अपनी स्वीकृति दे ही दे। लेकिन वही हम देखेंगे कि संसद में अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए भेजते हैं और संसद द्वारा फिर उसको राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, तो राष्ट्रपति को वहां बाध्यता हो जाती है उस पर साइन करने की। ठीक है। तो ये हो गया राज्य विधायिका संबंधित राष्ट्रपति के अधिकार। ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों कोई भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके हमारे आगे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।